का जो लेक्चर है वो है ऐसे राइटिंग के हैंड्स ऑन ऐसे राइटिंग के अंदर। इसका ये चैप्टर नंबर 40 है रेन एंड मार्टिन की बुक इंग्लिश ग्रामर में। ओके, इसके अंदर जनरल जो प्रिपरेशन करनी है आपने ऐसे लिखने के लिए उसको डिस्कस करते हैं। One of the chief difficulties young people feel in essay writing is lack of matter. They do not easily find anything to say about a subject. This is natural because their experience in general reading are limited, but it may be recommended by reading, by training, and the power of observation. नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं या यंग लोग होते हैं जब ये ऐसे लिखने लगते हैं तो इनके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ऐसे में क्या लिखें, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है क्योंकि उनकी एज कम होती है तो इनका एक्सपीरियंस और रीडिंग वो सब लिमिटेड होती है और टाइम के साथ इसको बेहतर किया जा सकता है रीडिंग से और ट्रेनिंग से और ऑब्जर्वेशन से और प्रैक्टिस से। नंबर ए जौन सा है रीडिंग, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। बेकन सेड रीडिंग मेकeth अ फुल मैन। यहाँ पे उन्होंने एक राइटर है बेकन, उसकी कोटेशन दी है कि बेकन के अकॉर्डिंग अगर जब रीडिंग करता है वो फुल मैन होता है। दैट इज़ अ पर्सन हु रीड्स मच एंड वाइडली स्टोर हिज माइंड with a large variety of facts, thoughts, illustration, and general information. If you want to write good essay, you must acquire a love for reading, not simply reading stories for amusement, but reading good books of history, travel, biography, and science. Fill your mind with fine thoughts and accurate information. By so doing, you will become a full man, and a full man can always find plenty to say on most topics. यहाँ पे जो बेकन का है कि रीडिंग जो उसने कोटेशन बताई है कि रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कि रीडिंग से आप कंप्लीट एक इंसान बन सकते हो। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फुल मैन वो होता है जो बहुत ज़्यादा चीज़ें रीड करता है और वो सिर्फ अपनी इंटरटेनमेंट के लिए स्टोरीज़ नहीं रीड करता बल्कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रीड करता है जिसके अंदर बायोग्राफीज़ भी आती हैं, हिस्ट्री भी आती हैं और ये सब नॉलेज आते हैं, ट्रैवल, साइंस। इससे उनकी नॉलेज बढ़ती है और उसके बाद क्या होता है कि जब भी उनको कुछ भी लिखने को कहा जाता है तो उनके पास बहुत कुछ होता है लिखने के लिए क्योंकि उनके पास नॉलेज आ चुकी होती है। सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस तरह? बट all knowledge does not come from books. We may learn much from the life around us, what we see and hear and observe from ourselves. Keep eyes and ears open and learn from your own experience. अब वो कहते हैं कि सब कुछ बुकिश नॉलेज नहीं होती, हम सब कुछ बुक से लर्न नहीं करते बल्कि हमें आंखें और अपने कान खुले रखने चाहिए और अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए। Practice writing short descriptions of what you see in daily everyday life, the people you meet, bits of scenery that strike you, buildings, street scenes, trees, flowers, hills, valleys, the habit of animals and birds. Do not be contented with reading others' description of such thing, but see them for yourself. It is surprising what a lot may be learned from personal observation. वो ये उसने छोटी छोटी यहाँ पर डिटेल्स बताई हैं कि इनको आप ख़ुद से लिखने की प्रैक्टिस करो और आप जब इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे और इनके बारे में कुछ ना कुछ डेली लिखोगे तो आपको हैरानी होगी कि अपनी ही लर्निंग के एक्सपीरियंस से कि आप दूसरों की डिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ रहे हो, आप ख़ुद भी लिख सकते हो। जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिनके अंदर एग्जांपल उसने दी है वैलीज़ की, फ्लावर्स की, एनिमल्स की, किसी के बारे में आप ख़ुद से इन सब चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। सी पॉइंट जो यहाँ पर उसने बताया है वो है कन्वर्सेशन का। कन्वर्सेशन
books are written by men and women, and if we can learn from books they write, we can learn also from the words they say. Listen to people's conversation, get them to talk to you about the things they know, and discuss subjects that interest you with your friends. In this way also you may learn much. तो यहाँ पे उसने कहा है कि जो हम लोगों की बुक्स जो आदमी या औरतों ने लिखी होती हैं उससे सीख रहे होते हैं, तो अगर हम उनसे बात भी करते हैं, कन्वर्सेशन भी करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में फ्रेंड से करते हैं, तो हम कन्वर्सेशन से बात करने से भी लर्न कर रहे हैं. अ राइटर्स रीड, ऑब्जर्व एंड गेट people to talk. In this way he is always enriching in his mind with ideas and knowledge. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो राइटर होता है वो ऑब्ज़र्व भी करता है, लोगों से बात भी करता है, और इस तरह उसकी नॉलेज बढ़ती है और उसके पास नॉलेज और आइडियाज़ आते हैं. स्पेशल प्रिपरेशन. अब लिखने से पहले क्या ख़ास प्रिपरेशन करनी चाहिए. नाउ वी कम टू द स्पेशल प्रिपरेशन नीडेड फॉर राइटिंग एन एसे ऑन particular subject, and the first thing we must do is to define the subject. अब जब हम स्पेसिफिकली किसी भी टॉपिक पे लिखने लगे हैं तो उसके लिए हमें क्या करनी है, ख़ास तैयारी करनी है. और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हैं. डिफाइनिंग द सब्जेक्ट. Defining the subject. It is important that you should clear and accurate concept of the subject of the essay before you attempt to write on it, what exactly it is, and equally important what is not. यहाँ पे उसने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये की है कि जब आप लिखने लगे हो ऐसे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट मतलब जिस टॉपिक पे लिखने लगे हो उसमें आपने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, आपको ये क्लियर होना चाहिए. सम सब्जेक्ट्स आर सो सिंपल दैट यू कैन secretly make a mistake about them, but some want looking into define them exactly. तो कुछ टॉपिक इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप उनको एक नज़र में ही समझ जाते हो, लेकिन जब आप लिखने लगते हो तो उनके बारे में आप सही से नहीं लिख सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल द यूजेस ऑफ कंप्यूटर. अब उसने एक एग्ज़ाम्पल दी है यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में. The subject is not how computer works nor it is the history of computer. तो इसमें सबसे पहले उसने क्लियर कर दिया है कि जब टॉपिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो उसमें आपने ये नहीं करना कि कंप्यूटर किस तरह काम करता है, और ना ही कंप्यूटर्स की हिस्ट्री लिखनी है. Yet some student carelessly reading the subject might easily take up a large part of their essay with such topics. जो स्टूडेंट इसको केयरलेसली रीड करेंगे तो वो अपने ऐसे के अंदर मोस्टली इसी टॉपिक के बारे में लिखेंगे. किस टॉपिक के बारे में लिखेंगे कि किस तरह कंप्यूटर काम करता है और कंप्यूटर की हिस्ट्री. और टॉपिक क्या था, यूजेस ऑफ कंप्यूटर. You have come to the point at once. Start away with the subject. The subject in this case is the uses of computer in offices, in industries, in aircraft and spacecraft, etc. It is therefore very necessary that you should define the subject clearly in your own mind, or you may waste much time and paper in writing on more or less irrelevant materials. तो अब क्या होगा कि आपने इसके अंदर जो यूजेस ऑफ कंप्यूटर है तो आपने वहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स बतानी है जहाँ जहाँ कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, और हमने क्या करना है, डेफिनेटली सिर्फ उसी सब्जेक्ट मैटर पे रहना है, उसी टॉपिक पे रहना है, इररेलेवेंट मटेरियल नहीं लिखना. उसके बाद बी पार्ट है कलेक्टिंग मटेरियल. ठीक है, इसके अंदर
Reading up the subject, when you have got a clear idea of your subject, the next step will be to think of what you can say about it. जब आपको क्लियरली पता चल गया है कि आपका टॉपिक क्या है, तो अब आपने उसके बारे में क्या करना है वो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. Some objects are so simple that a little reflection should supply you with the sufficient material for a short essay, but for other special information will be needed, for which you may have to go टू डू सम स्पेशल रीडिंग. कुछ टॉपिक इतने इजी होते हैं कि अगर उनके बारे में शॉर्ट एसेज लिखने हो तो आप फ़ौरन ही लिख सकते हो, लेकिन कुछ टॉपिक्स थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, उसके लिए स्पेशली रीडिंग करनी पड़ती है उसी सब्जेक्ट मैटर या उसी टॉपिक के रेलेवेंट. For instance, if you have to write about some historical subject or give a description of some country you have seen, you will have to get hold of some book or read the subject up. But in any case, you have to collect material for your essay before you can write it. अब वो एग्जांपल दे रहा है कि आपने किसी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट के बारे में लिखना है या कंट्री के बारे में लिखना है, तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ रीडिंग करनी पड़ेगी ऐसे लिखने से पहले. In school, class discussion on the top subject under the guidance of the teacher are very helpful in this stage of special preparation. तो अगर आप स्कूल एसेज लिख रहे हो तो क्लास में जो ग्रुप डिस्कशन होगी तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. किसके लिए? ऐसे लिखने के लिए. In any case, do not attempt to write the essay before you have given some time to thinking over what you can say on the subject. The common habit of beginning to write down the first thing that comes in the head without knowing what is to come next is the fatal of a good essay writing. अब सबसे बड़ा जो उनसा दुश्मन या ख़राब करने वाली चीज़ होती है ऐसे राइटिंग की, कि जो आपके माइंड में बात आई है सबसे पहले वो लिख दो. आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए और मटेरियल को करेक्ट करना चाहिए. कलेक्शन. जो सेकंड पॉइंट है वो है क्या? कलेक्शन. As you think over the subject, ideas, facts, illustration will pass through your mind, but if you don't catch them as they come, you may forget them just when you want them. जैसे ही आप लिखने लगोगे तो आपके माइंड में सब्जेक्ट्स आएंगे, थीम्स आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, कुछ फैक्ट्स आएंगे, एग्जांपल्स आएंगी. तो लेकिन अगर आप उनको लिखेंगे नहीं या याद नहीं रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको भूल जाएगा. So as you catch birds, put them in the cage. Catch and cage these fleet thoughts of jotting them down on a piece of paper just as they come into your head, without troubling yourself at this stage about their order or suitability. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपके माइंड के अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं आप उनको वैसे वैसे लिखते जाओ और उनको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है, कैच बर्ड्स एंड पुट देम इन केज. ठीक है, जैसे जैसे बर्ड्स मिलते जा रहे हैं तो उनको केज में डालें. यहाँ पे बर्ड्स से मतलब ये है कि थॉट्स जो भी आपके माइंड में आ रही हैं. You can examine the birds thus caught so save time afterwards. For the convenience of reference, number these notes as you jot them down. तो बाद में आसानी के लिए उनको पॉइंट्स में लिखें और उनको नंबरिंग दे दें. Then comes selection. When you think you have collected enough material for your essay, or you can't think of any more points, read over the notes you have jotted down to select the points most suitable for your purpose. जब आपने मटेरियल लिख लिया है और आपको लगता है ये काफ़ी है ऐसे के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने और ज़्यादा पॉइंट्स के बारे में सोचना है और नोट्स को जॉट डाउन करना है, तरतीब देने की कोशिश करनी है और सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है. Examine at your leisure the birds in the cage to see what they are worth. You may find that some points are not relevant or won't fit in. Cross them out. You may find that some are mere
repetition of others or other may be simply illustration to be brought under main heads. This process of selection will probably suggest you in a general way the line of thought you may follow in the essay. जब आपने पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लिया है पेपर में, तो आपने दोबारा से उनको एग्ज़ामिन करना है, देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इतने रेलेवेंट नहीं होंगे, उसके बाद कुछ ऐसे होंगे जो आपने रिपीट किए होंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ एग्जांपल्स होंगी, एक्सप्लेनेशन होगी जो पहले आपने पॉइंट मेंशन किया हुआ होगा। तो इस तरह आपके सॉर्ट डाउन हो जाएंगे आपने कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और कौन से पॉइंट्स को एक्सक्लूड करना है। देन कम्स logical arrangements. Now you should be ready to decide on the line of thoughts of essays. For example, the logical order in which you can arrange the points you have selected. अब आपने क्या करना है, जो आपने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं उनको अरेंजमेंट देनी है, कौन सा पॉइंट पहले आना है, कौन सा पॉइंट बाद में आना है, कौन सा पॉइंट दूसरे के साथ सूटेबल है. The necessity of thus arranging your thoughts according to some ordinary plan cannot be too strongly insisted upon. Without it, the essay will probably be badly arranged, rambling, disproportionate, and full of repetition and irrelevance. अब लॉजिकल अरेंजमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए, किसके स्टार्ट में आना चाहिए, किसको मिडल में आना चाहिए. अगर ऐसे आप इसको अरेंज नहीं करेंगे तो जो ऐसे होगा उसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड चीज़ें होंगी, इर्रेलेवेंट चीज़ें होंगी. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए. Next point is making the outline. Bearing your subject definitely in your mind and with your purpose clearly before you, sketch out a bare outline of the main heads under which you will arrange your various materials in natural, logical, and convincing order from a brief introduction to an effective conclusion. अब जब आपने ये सब चीज़ें पॉइंट्स को भी अरेंजमेंट दे दी है तो उसको एक स्केच दे दें ताकि वो आउटलाइन की तरह हो, आपको पता हो कि मेन हेडिंग्स क्या हैं और उसके अंदर आपने कौन कौन सा मटेरियल इंक्लूड करना है, और वो जो मटेरियल हो वो लॉजिकल हो, नेचुरल हो और कन्विंसिंग ऑर्डर के अंदर हो. फ्रॉम अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एन इफ़ेक्टिव कंक्लूजन, जिसके अंदर शुरू के अंदर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी हो और कंक्लूजन भी हो एंड पे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे केक बेकिंग का ऊपर आप इस ऐसे लिख रहे हो तो आप उसके अंदर सबसे पहले शुरू में तो नहीं कह सकते हो कि केक को आपने ओवन में रखा और केक बन गया. सबसे पहले आप यही कहोगे ना कि केक अगर आपने चॉकलेट बनाना है तो आपको ये वाले मटेरियल चाहिए, और अगर आपने पाइनएप्पल वाला बनाना है तो पाइनएप्पल चाहिए. तो सबसे पहले मटेरियल कलेक्ट करोगे, फिर उसका प्रोसेस होगा और एट द एंड आप उसको सर्व करोगे. तो जो मटेरियल का इंट्रोडक्शन या कौन सा केक बन रहा है वो जो है वो इंट्रोडक्शन है, और जब वो केक सर्व हो रहा है वो कंक्लूजन है. ये आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते, कंक्लूजन पहले नहीं आ सकता और इंट्रोडक्शन जो सा है वो लास्ट में नहीं आ सकता. ये लॉजिकल अरेंजमेंट है और यही में इस आउटलाइन में आपने बताना है कि आप किस तरह ऐसे लिखने वाले हो. उसके बाद नेक्स्ट है फिलिंग इन द आउटलाइन. Having thus mapped out the main points with which you are going to deal, arrange the ideas you have collected under under its proper main heading, rejecting all those are not really relevant to your subject or which simply repeat other thoughts, and taking care of each really belongs to the domain in which you place it. You will now have a full outline which is to be which is to be a guide to you in writing the essay. But this is not the essay but only its well articulately skeleton. You must
Now clothe the skeleton with flesh, and the most difficult of all, breathe into it the breath of life before you call it your production and essay. तो वो कह रहा है कि इन सब जब आप पॉइंट्स को आपने अरेंज कर लिया है, मेन हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स दे दिए, उनको अरेंज कर लिया है आपने, ये भी यकीन आपको हो गया कि आप कुछ टॉपिक्स को रिपीट नहीं कर रहे हो, तो अब आपका लास्ट काम क्या है कि आपने ऐसे लिखना है। तो जो स्केल्टन है, जो हड्डियों का ढांचा आपने खड़ा किया है, उसको क्या करना है, स्किन देनी है, फ्लश देना है, उसको स्किन से कवर करना है और उसको लाइक ब्रेथ देनी है। ठीक है, बहुत सी जगहों के ऊपर अच्छे राइटिंग जो मटेरियल या ऐसे होते हैं उसको ऑर्गेनिक बॉडी से एग्जाम्पल से रिलेट किया जाता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लिविंग बीइंग की तरह होता है। तो उसके अंदर ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है कि आपने किस तरह अब उसमें लिखना है। पहले सिर्फ आपने अभी तक मटेरियल इकट्ठा किया है।